हाय गाइस, आज जो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो उसका पर्पस थोड़ा डिफरेंट है। ग्रेटर नोएडा के पास एक मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ अल्काटेल लुसेंट में हम लोग एक साथ काम करते थे रिसर्च एंड R&D पे। तो उसने उसका तभी से ही काफ़ी मेडिटेशंस और उन सब चीज़ों में काफ़ी इंस्पिरेशन था उसका हमारे ऊपर। अभी उसने एक प्रजना बोल के एक इनिशिएटिव उसने लिया है जो बेसिकली पर्पस है कि स्पेशल जो चाइल्ड्स होते हैं उनके एडुकेशन के लिए उसने ये स्टार्ट किया था, क्योंकि उसके दोनों बच्चे स्पेशल चाइल्ड है एंड वो चाहता था कि एज ए पेरेंट जो चीज़ें उसने सीखा है कि अब टू ग्रो हिज ओन चाइल्ड, तो वो चीज़ वो सारे दुनिया को समझाना चाह रहा था एंड दैट वाज हिज पर्पस। और प्लस उसके साथ ऑब्वियसली जो उसका पैशन था एक मेडिटेशन और वो सारा चीज़ जो कि एक हेल्थ और वो होना चाहिए। इज़ ऑल्सो करेंटली वो अभी नोकिया में है, मगर उसके साथ इज़ रियली वर्किंग हार्ड टू टेक इनिशिएटिव कि ये एक छोटा इनिशिएटिव नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत हुआ है उसका। तो दैट इज़ द रीज़न। तो दिस इज़ प्रजना। तो हम लोग अंदर जाएंगे और आपको अगर कोई भी चीज़ अच्छा लगे उसकी इनिशिएटिव तो प्लीज़ कमेंट में लिखना और ट्राई करना कि इस चीज़ को लोगों तक पहुँचे। So this is अक्षय जो जिसके बारे में मैं बोल रहा था। द एंटायर प्रोजेक्ट इज इनिशिएटिव और इसने काफ़ी मेहनत की है इसको करने के लिए, और मेरे से अच्छा तो यही बता सकता है। अगेन लेट अक्षय स्पीक कि एग्जैक्टली इसका पर्पस क्या था, उसने क्या सोच के इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया और इतने सारे चीज़ें उसने कर डाला ऑलरेडी। ये भाभी जी है, इनका भी इन दोनों का ही एक्चुअली इनिशिएटिव है ये। अकेले अक्षय को क्रेडिट देना ठीक नहीं रहेगा। राइट, मैं बोलने वाला था। प्रार्थना बेसिकली एक एनजीओ है अंडर यूपी गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंडर में जो वर्क है वो डिसेबल बच्चों का एक स्पेशल स्कूल है जिसमें ऑल टाइप ऑफ थेरेपीज, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, सेंसरी इश्यूज एंड वोकेशनल थेरेपी और सब बाकी मैडम ट्रीट करती है, प्रिंसिपल है। और जो भी कितनी टाइप की थेरेपी होती है ज़्यादा बेटर जानते हैं। सेकंड प्रार्थना थोड़ा मेडिटेशन योगा में भी अभी स्टार्ट किया है, पर इनिशियली प्लानिंग में था, अभी स्टार्ट किया है जिसको मैं ऑन करता हूँ। हमने वोकेशनल ट्रेनिंग की है कि बच्चों को अपने इंडिपेंडेंट बनाया जाए कि उसमें हम क्या कराते हैं कि पॉट मेकिंग कराते हैं, उसको पेंट कराना, डेकोरेट कराना, कैंडल मेकिंग, एनवलप बनाना, ये सब हम उसी में कराते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो बीड्स डाल लेते हैं तो उनसे हम माला बनाते हैं, मोतियों की माला बनाना वो सीख जाते हैं। उनकी एक एग्जीबिशन भी लगाया था। हमारा मतलब मेन पर्पस ये है कि बच्चे आगे कुछ करें, वो खाली नहीं रहें। खाली रहेंगे तो हाइपर हो जाएंगे, पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए, सोसाइटी के लिए एक बड़ी समस्याएं बन जाएंगे। तो उनको इंडिपेंडेंट बनाना हमारा मेन मोटिव होता है। इसके अलावा जो बच्चे जिनको फिजिकली ज़रूरत होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, और जो बच्चे पढ़ सकते हैं उनका लेवल किस तरह से पढ़ाया जाए, उनको आगे किस तरह से पढ़ाया जाए, उसके लिए स्पेशल एजुकेशन है जिसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एजुकेशन कैसे करें, सीखें, जैसे अल्फ़ाबेट है वो किस तरह से सीखें, एकदम से तो नॉर्मल बच्चों की तरह से नहीं सीख पाएंगे, तो उनको सिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं हमारे पास। तो वो सब हम उन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिससे बच्चे अपने अपने लेवल को अचीव कर सकें। देखो, मेडिकल साइंस कुछ भी बोलेगा, लेकिन हमें इसमें सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है, देयर आर लॉट ऑफ स्कूल्स इन द सिटी एंड ऑल इंडिया, यू ऑलरेडी नो, बट बच्चों को समझना ये कैसे करेगा। तो उसमें क्या हो रहा है कि हमने, जैसे कोई एग्जांपल देता हूँ मैं, बच्चे कैसे क्रोलिंग करता है, कैसे क्या करता है। तो जैसे मेरा छोटा बेटा है, तो ये क्या करता था कि ये चलता नहीं था, क्रोलिंग ही करता था। ये सेकंड माइलस्टोन है, पहले क्रोलिंग करना, फिर इंडिपेंडेंटली खड़े होके चलना, तो ये कुछ कर नहीं पा रहा था। तो हमने क्या देखा कि जैसे घूमने गए इवनिंग में साथ में, तो कुछ पथरीला है, पथरीले में छोड़ गया इसको। अब जब क्रोलिंग करने लगा तो चुभने लगा,
पहले क्या थोड़ा सा खड़ा होता था फिर टोले जाने लगा थोड़ा। अब क्या हुआ, जैसे ही चुभने लगा तो इसको तुरंत स्ट्रिक हुआ कि मैं ऐसे तो नहीं चल पाऊंगा, मुझे तो चलना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम इसने 5 कदम लिए और उसी टाइम हमने नोट किया कि बच्चे को कैसे मतलब सिखाया, ऐसे ये भी एक तरीका है उसको नेक्स्ट माइलस्टोन अचीव कराने का। तो उसने तुरंत अचीव किया और एक बार चला फिर इसने चलना शुरू कर दिया। डिस्कस करते हैं, जैसे आपने पूछा कि भाई मेन ऑब्जेक्टिव है, आपने क्यों आए इस फील्ड में, क्योंकि दोनों के प्रोफेशन डिफरेंट हैं, तो फिर इस फील्ड में क्यों आए। तो क्या कि मेन रीज़न तो हमारे खुद के बच्चे ही थे, जो एक स्पेशल बच्चे थे, नॉट नॉर्मल, ऑटिस्टिक था मेन रीज़न, वो तो फाइंड आउट हो गया था। तो उसके बाद जैसे हम 3-4 साल एक्सरसाइज कराते रहे शहर में, कभी उस थेरेपिस्ट के पास कभी उस थेरेपिस्ट के पास, तो धीरे धीरे हमें ज्ञान भी हो रहा था। और जो कीर्ति मैडम है ये काफ़ी मेहनत कर रही थी उनके साथ, तो हमें ऐसा भी लगा कि लोग बेवकूफ़ भी बना रहे हैं, मतलब अब और एक बार जाओ तो 500-1000 रुपीज़ ले लेते हैं और किसी को नॉलेज भी नहीं है ऐसा। पर धीरे धीरे हमें नॉलेज बढ़ी इस चीज़ से। तो एक बार हमने सोचा कि क्यों ना हम, जैसे इतना एक्सपीरियंस हो गया हमें, इतने थेरेपिस्ट के पास गए, पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं, तो हम अपनी नॉलेज जो भी है थेरेपिस्ट से लेते, डिसेबल बच्चों का माइलस्टोन कैसे अचीव किया जाए, तो क्यों ना हम अपनी एक बाहर आएँ, घर से बाहर आएँ। घर में तो मेहनत की है 2 बच्चों के साथ, तो सबके साथ मेहनत करें और शेयर करें। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन आइडिया था कि हम अपना ही स्कूल स्टार्ट करें। इनको थोड़ी टेंशन भी थी कि लाइफ में अब होगा क्या। तो इसमें क्या होता है, किसी न किसी चीज़ से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है कि इनको भी ये जुड़ भी गई हैं, और अब थोड़ा सा टाइम पास भी कह लो, या टाइम पास तो नहीं कहेंगे हम, कि किसी फील्ड से आप जुड़ गए तो थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे अब 4 बच्चे हो गए, उनको एक्सरसाइज करा रहे हो, तो आप लोगों से मिलते हो बार बार, और ऐसे और पेरेंट्स से मिलते हो कि हम भी कभी परेशान थे, वो भी परेशान है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू होती है, नेगेटिव नहीं सोचता आदमी। बिल्कुल एक छोटे से स्कूल में स्टार्ट किया था 2 बच्चों के साथ, ऐसे ही थोड़ा सा एक स्कूल था तो साथ में ले लिया था, मतलब इवनिंग टाइम में हम आ जाएंगे क्योंकि पैसे इतने थे नहीं और हम स्टार्ट ही कर रहे थे। तो उसके बाद क्या किया कि अब मैडम तो मेहनत कर ही रही थी, बाकी मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, चलो कोई बात नहीं, हम पॉकेट से लगाएंगे पैसे, कोई बात नहीं। तो फिर थोड़ा सा नेचर भी ऐसा हो जाता है आदमी का, धीरे धीरे सेट होता है चीज़ से। पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, मज़े आने चाहिए, पैसे से ले लो या सर्विस दे के ले लो। तो ऐसे ही भी चलता रहा। फिर प्रॉपर्टी वगैरह देखनी शुरू की, सब रेंट पे। अब जैसे ये भी प्रॉपर्टी मैं आपको ज़रा दिखाऊंगा, जैसे पूरी रेंट पे ली हुई है, थोड़ी बहुत हमारा काम दिखा के डोनेशन भी आने लगी जानकार लोगों से। जैसे ये डीकैथलॉन वालों ने बहुत बड़ा ट्रैम्पलिन दिया, मुझे एक ट्रैम्पलिन चाहिए था क्योंकि ट्रैम्पलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है थेरेपी का। तो मैं एक छोटा सा ट्रैम्पलिन लेने गया, इतना बड़ा तो नहीं, डीकैथलॉन में। तो उनसे मेरी बात हुई कि आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए। तो जैसे ही मैंने कहा कि मेरे का तो एक स्पेशल स्कूल है, उसके लिए एक थोड़ा सा बड़ा सा चाहिए। तो उन्होंने मेरे फेसबुक पेज देखे, तो क्या होता है कि डीकैथलॉन वाले देखा तो वर्क वाइज उनको काफ़ी अच्छा लगा, यार आप इतना कुछ कर रहे हैं। तो बोला कि हमारे पास एक ट्रैम्पलिन है बहुत बड़ा और वो हमें रखने की जगह भी नहीं मिल रही है, तो हम आपको ये फ्री में देंगे और इंस्टॉल करेंगे। वो यार इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती। तो वो आए, इंस्टॉल किया, हमने उसका थैंक्स नोट्स भी लिया, फ़ोटोग्राफ्स लिए। तो और कुछ जैसे ये है, ये मेरे कुछ दोस्त हैं MNCs में, तो उनका कोई ग्रुप है चैरिटी का, तो वो आए, मिले बच्चों से, फंक्शन हुआ तो उसमें कुछ उन्होंने डोनेट दिया। ये ट्रैम्पलिन है जंपिंग के लिए, ये बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बच्चे एंजॉय भी करते हैं, जंप करते हैं। तो कई बच्चे तो धीरे धीरे जंप करना सीख रहे हैं इसमें। तो जैसे आप जंप करते हो तो सीधा सेंसरी पार्ट पे इम्पैक्ट आता है उसके लिए। जैसे ये स्विंग से ये सब थेरेपी का पार्ट है, ये माइंड पे है मेन। जैसे ये हमने, ऐसा नहीं कि इक्विपमेंट्स हमेशा खरीदे ही जाएं और बहुत ही वो हो। अब ये देखो, मैं ये एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने क्यों बनवाया है, ये स्पेशल पर्पस था इसका। बड़े वाला बेटा और कई भी स्टूडेंट्स हैं, वो ग्रेविटेशनल के उसमें इश्यूज़ होते हैं, जैसे ही वो ऊपर जाते हैं तो डरते हैं। तो इसमें उसको चलाना इंडिपेंडेंटली, तो वो डरते चलते हैं, तो सीधा इम्पैक्ट होता है माइंड पे। और ये देखिए, ये जो गैप है ना, हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं और ये बच्चे फोकस नहीं करते, वो ऐसे चलते हैं ऐसे। तो अब जैसे ये आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा वो अपना माइंड यूज़ करेगा कि ये स्ट्रगल आ गया बीच में, है ना, ऑब्स्टेकल को कैसे क्रॉस करें। तो ये उसको जब ये क्रॉस करेगा, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया,
इसको टर्न कर दिया ऐसे, अब ये सीधा तो नहीं गिर जाएगा, अब यहाँ पे वो स्ट्रक करेगा और फिर अपना रास्ता चेंज कर देगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये हमने खुद निकाली हैं और इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है बच्चों में। ये हमारा असेंबली रूम है, यहाँ बच्चों की असेंबली होती है और कुछ छोटी एक्टिविटीज़ सुबह सुबह की जो मॉर्निंग की होती हैं, राइम्स, डांस, जो बच्चे काफ़ी खुश होते हैं यहाँ पे। और हस्बैंड को मेडिटेशन का शौक है तो उन्होंने शाम के टाइम मेडिटेशन का स्टार्ट कर दिया। ये देखिए हमारा मेडिटेशन हॉल बन गया है अब ये हमारा क्लासरूम है। यहाँ पे बच्चों को पोर्ट बनाना, कैंडल मेकिंग, एनवलप बनाना, ये सब सिखाया जाता है। ये हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम है, इसमें बच्चों को ओटी करवाते हैं, प्लस फिजिकल एक्सरसाइज जैसे साइकिलिंग, जिम बॉल, स्विंग्स, प्लेटफॉर्म स्विंग। ये बच्चों के बैलेंस के लिए होता है। वो ट्यूब है जो ट्रक होता है उसकी बड़ी ट्यूब है, ये बच्चों की बेसिकली बैलेंस के लिए, और जो जिन बच्चों की आँख में स्क्विंट हो जाता है उसके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। इसमें बच्चे को ये जैसे ट्यूब को बीच में लटकाया, बच्चे को बीच में बिठाया और इस तरह से बच्चे को मूवमेंट कराई जाती है, राइट लेफ्ट साइड बाय साइड। उसकी स्क्विंट में इम्प्रूवमेंट आता है। मेरा बड़ा बेटा है, उसकी आँखों में स्क्विंट था, तो इस ट्यूब वाली एक्सरसाइज से काफ़ी उसको आराम हुआ था। ये हमारा छोटा ट्रैम्पोलिन है जो छोटे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। बाहर तो आपने देखा ही होगा। देखो, इस पे हमने लोकशित को खड़ा किया, लोकशित बैलेंस बनाएगा। ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है, अब लोकशित बैलेंस करेगा, फिर से करेंगे। खड़े हो शाबाश, खड़े हो। ये देखो लोकशित करेगा, गुड बॉय। लोकशित ने कितना अच्छा किया बैलेंस पकड़ के, अरे वाह। जंप कर जाओ, जंप करो, जंप करो, आओ, वेरी गुड। चढ़ो चढ़ो चढ़ो। ये देखो लोकशित अपने आप चढ़ जाता है। ये भी बैलेंस के लिए होता है। कहीं पे छोटी जगह चढ़ना है, बड़ा ऊंचाई, ये सब चढ़ना उतरना, इन चीज़ों से बच्चों को आ जाए। ऐसे बच्चे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, वो कभी अपना आई कांटेक्ट नहीं करता। आप जब उसको ग्लास के सामने लाओगे तो वो देखेगा कि सामने कौन है, तो उसको प्रैक्टिस की जाती है कि देखो ये इसको छू, ये लोकशित कहाँ है, लोकशित ये लोकशित है। तो ऐसे करके कुछ स्पीच के पार्ट्स हैं, कुछ एसेंशियल थिंग्स हैं, तो वो सब एक आइसोलेटेड रूम्स में चाहिए, अलग थलग बिल्कुल। तो उसमें सिर्फ एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है। 1 आवर सेशन किया हमने, तो 1 आवर सेशन में वो स्टूडेंट होगा और टीचर होगा, उसमें वार्तालाप होगा सारा, खाली दोनों के बीच। खाली दोनों के बीच में। वो ग्रुप में नहीं करा सकते, ग्रुप में नहीं करा सकते, इसलिए थोड़ा सा आइसोलेट करना होता है। जैसे मैंने खुद रियलाइज़ किया कि बच्चे इतने हाइपर हो जाते हैं, वो फिजिकल हार्डवर्क करवाना बहुत ज़रूरी है उससे। जैसे कई थेरेपिस्ट के पास हम गए तो बच्चों को कमांडो लेवल पे एक्सरसाइज कराओ। अब कमांडो लेवल पे एक्सरसाइज कराएंगे तो हमें मैदान चाहिएगा, उसको भगाना है, पसीना निकालना है। तो स्पेशली ये वाला जो मैंने पार्क लिया, इसमें अब ऐसे भागते हैं, हम दौड़ लगाते हैं, पूरा फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। हम ठीक है कमरे में ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराते हैं, ये एक अलग हिस्सा है, लेकिन नेचुरल एनवायरनमेंट में उसका पसीना निकालना, हार्ड वर्क करना, फिजिकल हार्ड वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनली ये कि उसका इतना हार्ड वर्क कराओ उसको ताकि रात को वो सोए, और जैसे ही नींद आएगी वो सीधा इम्पैक्ट माइंड पे होता है। जब मैं बच्चों को लेके जा रहा था टूर्नामेंट में, भाई चलो एक स्पोर्ट्स है टूर्नामेंट, तो हमारा एक श्रेयास बच्चा है, वो कह रहा है ठीक है, वहाँ पे जब खेल लिया तो टूर्नामेंट तो ठीक है, ये मेडल क्यों, फर्स्ट सेकंड किया। देखो ऐसे बच्चे भी जिनको कंपटीशन की कोई चिंता नहीं है, वो एंजॉय दौड़ रहे हैं तो दौड़ने में मज़े ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मारूं तो दूसरे को पीछे छोड़ दूं, तो वो यही प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे हम फिर पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो ये जो नाम में जो इंक्लूसिव है, ये इसका पर्पस क्या है?
हाँ, ये इंक्लूसिव मैं बताता हूँ, ये भी अब मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ कि जब प्रैक्टिकल से हमने सीखा है अपने बच्चों के साथ, तो आप कभी भी देखोगे ना, तो बच्चे जो होते हैं वो एक जस्ट लाइक मंकी, नकलची बंदर। तो जब कोई बच्चा कर देगा हरकतें, फिर वो उसको कॉपी करेगा, ये बेस्ट वे है उसको लर्न करने का, ये बच्चे की आदत होती है। अब क्या करोगे, जब आप सारे ही डिसेबल बच्चे ले आओगे, तो एक बच्चा तो ऐसा नॉर्मल जो करके दिखाए, वो देखें और उसको करने की कोशिश करें। तो इस बेसिस के ऊपर मैंने डिसाइड किया कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए जिसमें नॉर्मल बच्चे भी हों और थोड़े डिफरेंटली एबल्ड भी हों। अब मेरे पास चैलेंज क्या आया, अब मैं कॉन्सेप्ट तो बता रहा हूँ ये, लेकिन जो अच्छे घर के जो बच्चे हैं, जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, वो नहीं भेजेंगे। भाई आप कह रहे हो देख के ही सीखता है, तो वो कहेंगे कि हमारा बच्चा भी तो डाउन आ सकता है देख के, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको थोड़ा सोशल वर्क सिखाओ, दूसरे का सहयोग कैसे किया जाता है सोसाइटी में, कैसे हेल्प की जाती है, तो ये सीखेगा बच्चा, वो आएगा। तो फिर मैंने क्या किया कि जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको मैंने कॉन्टेक्ट करना शुरू किया कि आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ोगे। फिर मैडम ने एडवाइस दी कि हम ओपन स्कूल से इनको प्रॉपर एजुकेशन कराएंगे, पढ़ाएंगे हम यहाँ, क्योंकि बोर्ड से एफिलेटेड तो होगा नहीं, लेकिन हम पूरा उसको नॉर्मल स्कूल की तरह पढ़ाएंगे और हमारे बच्चों के साथ वो खेलेंगे कूदेंगे इस पार्क में। तो वो जो इंक्लूसिव का मतलब हुआ कि एक डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन और एक एबल्ड नॉर्मल बच्चे एक साथ अंडर द वन रूफ। दूसरा ये होता है कि हमारी सोसाइटी में इन बच्चों के साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता, कुछ हाइपर भी होते हैं, कुछ हाइपर होते मार हैं, देते हैं। दूसरा पेरेंट्स है, उनको अच्छा नहीं लगता कि एक मेंटल रिटायर्ड बच्चे के साथ मेरा नॉर्मल बच्चा जाए, हरकतें सीखे। तो उस चीज़ को ख़त्म करना है, इस पर्पज़ से हमने इंक्लूसिव स्टार्ट किया कि कम से कम स्कूल से जाके बाहर बच्चा अपनी सोसाइटी में अगर ऐसे बच्चों को देखे तो उनकी हेल्प करे किसी तरह। तो ये हट है मेडिटेशन के लिए। ये मेरा, जैसे मैंने बताया, कीर्ति ने बताया कि एक शौक है मेडिटेशन का। तो जब मैंने प्रॉपर्टी ली तो ये हट में ऐसा कुछ था नहीं, फिनिश हो गया। इसको बहुत ही प्यार से मैंने बहुत ही इसमें एक एक चीज़ इसकी चुन चुन के इसको बनाया, अंदर से देखते हैं भी। ऊपर कर लो। ऐसा नहीं कि बीवी से क्या लड़ाई चल रही हो, बिजनेस कर ऊपर कर लो। तो इसमें जैसे आप देखोगे ना, सामने ओशो रजनीश की फ़ोटो है, ये मेरे मैं गुरु मानता हूँ इनको अपना, जो भी ज्ञान। और ये चारों तरफ जो महापुरुषों की फ़ोटो देख रहे हो आप, नानक, कबीर, बुद्ध, कृष्ण, मैंने ओशो के माध्यम से ही इनको जानना शुरू किया। पहले नाम सुना था, भाई कृष्ण है, बुद्ध हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था, पता नहीं था कि बुद्ध ने क्या है, कब घर छोड़ा, क्या क्या किया, कितने एफर्ट्स किए, कहाँ गए, नानक को अध्यात्म कैसे मिला, कबीर क्या थे, ये सब मैंने ओशो के माध्यम से जाना। तो जैसे यहाँ कोई भी आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, इंडिविजुअली डिस्कशन होता है काफ़ी मेडिटेशन का। तो मेनली क्वेश्चन ही होते हैं कि वाई मेडिटेशन, हाउ मेडिटेशन, वाई मेडिटेशन इज़ सो डिफ़िकल्ट। तो वो मैं बोलता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो उनको मैं एक ही बात बोलता हूँ, जो आज के टाइम में जो भी गुरु हैं, एक कोई गुरु बोलता है हाउ यू विल बी पॉजिटिव इन लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग। तो मैं कहता हूँ उन गुरु से आप ये पूछो कि आप नेगेटिव लाइफ में कब गए और कब पॉजिटिव आए, अपना रियल एक्सपीरियंस बताओ। या मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं कब कब नेगेटिव गया और मैं कैसे कैसे पॉजिटिव आया। मेन स्टेटमेंट ये है, हैप्पी विदाउट एनी रीज़न इज़ द डिफ़िकल्ट टास्क इन दिस वर्ल्ड। खुश रहना बिना कारण के। जब भी किसी इंसान को देखोगे आप खुश रहने कोई ना कोई कारण ढूंढ लेता है ना। बिजनेस ग्रो करना, क्लास में फर्स्ट आना, लॉटरी लग जाना, लड़की का मिल जाना, गर्लफ्रेंड का मिल जाना, है ना। ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर्स। मेडिटेशन आपको क्या सिखाता है, हाउ यू कैन हैप्पी विदाउट एनी रीज़न। अब जब कोई रीज़न ही नहीं है तो यू आर ऑलवेज हैप्पी। आप मस्त मगन हो, अकेले हो, कोई रीज़न ही नहीं है, खुश हैं। देखा जाए हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ से, तो जहाँ मैं बात कर रहा हूँ अध्यात्म की, कि भाई आप अहंकार गिरा दो, लोभ गिरा दो, ये सब गिरा दो, तो ये इन बच्चों में पहले से ही नहीं होता। वही फर्स्ट, व्हाट इज फर्स्ट। हाँ, ये तो हमसे आगे प्योर होते हैं ये, और हमें प्योर बनना पड़ता है, हमें इसीलिए वो भूलना पड़ता है। तो उन पेरेंट्स का दर्द देखो, असली दर्द तो उनको है, ये तो खुश है।
और मेनली उनकी प्रॉब्लम देखो आप, जिनके जैसे एक ही बेटा है या बेटी है या सिर्फ 2 ही बेटा है बेटी है, और दोनों ही ऐसे हैं, तो उनकी सबसे बड़ी मेन कंसर्न ये है कि व्हाट आफ्टर अस, हु विल टेक केयर। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव हमारा जो प्रार्थना का था, अभी जो हमारा मैं जो ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा हूँ कि प्रार्थना एक ऐसी संस्था बने यहाँ पे सब बच्चे रहें, परमानेंटली रहें, उनके पेरेंट्स चले जाएंगे ज़िंदगी से, उसके बाद प्रार्थना उनकी टेक केयर करेगा। इसके लिए मुझे बहुत आगे जाना है, एफर्ट्स करना है, लोगों से मिलना है, एक रेजिडेंशियल स्पेशल स्कूल बन सके जिसमें बच्चे यहीं रहें और प्रार्थना उसकी टेक केयर करे लाइफ टाइम।